गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर रजत और मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हमारे यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ चल रहा है जनवरी में। कैंसर सर्विक्स को प्रिवेंट करने के दो मेन चीज़ें होती हैं हमारे हाथ में, एक है वैक्सीन और दूसरा है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, कब करना चाहिए, किनको करना चाहिए, साल में कितनी बार करना चाहिए, स्क्रीनिंग के फ़ायदे क्या हैं, स्क्रीनिंग के नुकसान क्या है और स्क्रीनिंग करने से हमको कैसे कैंसर को प्रिवेंट किया जाता है, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सपना क्या चाहो? बहुत अच्छी। पैप स्मीयर क्या होता है? जी जी, पैप स्मीयर टेस्ट जैसे आपने बात करी अभी स्क्रीनिंग की, तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और कैंसर सर्विक्स, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जिससे हम उसको समझते हैं, उसको स्क्रीन करता है। अब पैप स्मीयर टेस्ट में क्या होता है कि ये हम पहले अगर स्ट्रक्चर से समझे तो ये बच्चेदानी है और ये बच्चेदानी का मुंह है। तो बच्चेदानी का जो मुंह है वहाँ के हम सेल्स को स्टडी करते हैं पैप स्मीयर टेस्ट से। अच्छा, कैंसर सर्विक्स जो होता है, भगवान ने इस हिसाब से एक अच्छी चीज़ बनाई है कि उसको बॉडी में होने में लगभग 15 से 20 साल लगते हैं। उसका प्री मेलिग्नेंट फेस लगभग 10 से 12 साल का होता है। अगर हम लोग प्री कैंसरस प्री मेलिग्नेंट स्टेज में उसको हम लोग डिटेक्ट कर लें तो बॉडी में कैंसर होने से हम लोग रोक सकते हैं, और यही चीज़ हम लोग स्क्रीनिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये इसलिए कैंसर सर्विक्स का डीएच स्क्रीनिंग पैप स्मीयर बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, किनको पैप स्मीयर करवाना चाहिए? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है कि किनको पैप स्मीयर कराना चाहिए। कोई भी फीमेल जो सेक्सुअली एक्टिव है और मोस्टली 21 ईयर्स के बाद हम बात करते हैं तो उनको रेगुलर पैप स्मीयर कराते रहना चाहिए। ऐसा कुछ शेड्यूल है कि कितने कितने सालों में करवाना चाहिए, कब कब करवाना चाहिए? एक्चुअली ऐसा बोला जाता है कि 21 से 30 साल के बीच में हम लोग 21 से 21 टू 30 ईयर्स के बीच में हम लोग एवरी 3 ईयर्स उसको करवाते हैं। और अगर एक बार रिपोर्ट उनकी नॉर्मल है या नेगेटिव है इंट्रा एपिथेलियल लीजन के लिए तो एवरी 3 ईयर्स हम उसको करवाते हैं। प्लस अभी HPV वायरस जो हमारा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर सर्विक्स है। अगर उसके साथ हम HPV टेस्टिंग भी करवाते हैं और अगर वो रिपोर्ट नेगेटिव है तो हम हर 5 साल हम करवाते हैं। ये प्रोटोकॉल 65 ईयर्स तक फॉलो होता है। 65 के ऊपर कैंसर सर्विक्स का टेस्ट नहीं करना चाहिए नॉर्मली प्रोटोकॉल में ऐसा बोला गया है। कौन से पेशेंट्स में, कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स में ये बार बार करवाना चाहिए? मतलब कहने का मतलब है कौन से पेशेंट कैंसर सर्विक्स के लिए हाई रिस्क, ज़्यादा प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं? राइट। ऐसे जैसे आपका ये जो सवाल है कि किनको बार बार पैप स्मीयर करवाना चाहिए, तो उसके लिए इसमें क्या होना है कि पेशेंट को क्या तकलीफ है और क्या सिम्टम्स है उनके, उस पर हम आएंगे। तो जैसे ख़ास तौर से जैसे जो सेक्स वर्कर्स होते हैं, किसी को एड्स है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है उनकी बॉडी, जिनको बार बार इन्फेक्शंस हो सकते हैं, तो उनको बार बार कराना चाहिए। जिन महिलाओं की, औरतों की जो प्रीवियस पैप स्मीयर की रिपोर्ट है, अगर उनमें कुछ लीजन्स है, पॉजिटिव आ रहा है, रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, रिपोर्ट इनसफिशेंट है या रिपोर्ट में इन्फेक्शंस है या रिपोर्ट बराबर नहीं आई है, तो हमको उनको फिर से थोड़े समय के बाद हम उसको रिपीट करवाते हैं। कई बार हमारा जो चेकअप्स होते हैं, खास तौर से पर स्पेक्यूलम चेकअप, जिसमें हम सर्विक्स को डायरेक्ट लाइट में हम खुद देखते हैं, और अगर उसमें सर्वाइकल इरोजन्स है, सर्विक्स अगर हाइपरट्रॉफीड है या ये सब चीज़ें हैं, और हमारे जो विया और विली टेस्ट हमारे होते हैं, अगर उसमें सस्पिशियस एरियाज हैं तो हम उनको बार बार रिपीट करने के लिए बोलते हैं। डिपेंडिंग ऑन द केस हम उनको गाइड करते हैं। कैंसर सर्विक्स एक ऐसा कैंसर है जिसके बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते, और वो यूजुअली जब तक हमको पता चलता है, पेशेंट यूजुअली लेट सेकेंड स्टेज या थर्ड स्टेज में होता है। अगर लेट सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज में पेशेंट पहुंच गया तो उसका सर्जरी करके हम लोग इलाज नहीं कर सकते, खाली पेलिएटिव रेडियोथेरेपी ही दे सकते हैं या फिर कीमोथेरेपी दे सकते हैं। अगर उसको जड़ से निकालना है तो हमको उसको अर्ली स्टेज में पकड़ना पड़ेगा या कैंसर होने के पहले पकड़ना पड़ेगा। इसलिए रेगुलर स्क्रीनिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर विद पैप स्मीयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों में इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि पैप स्मीयर कैसे करते हैं जी, क्या इसमें दर्द होगा, हाँ। क्या इसको में कोई सर्जरी करेंगे, क्या इसमें एनेस्थेसिया देंगे, कितना टाइम लगेगा, इस सब के बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से बताओ। जी, जो पैप स्मीयर टेस्ट है उसमें सबसे पहले हम लोग नॉर्मली जो फीमेल को जिस तरह से एग्जामिनेशन टेबल पे रूटीन में चेक करते हैं, हमारी लिथोटमी पोजीशन होती है या ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी की जो पोजीशन होती है उसमें हम लिटाते हैं। एक प्रॉपर लाइट के अंदर हम लोग स्पेक्यूलम इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके लिए यही बात मैं वापस बताऊंगी कि ये बच्चेदानी है, बच्चेदानी का मुंह है और ये वेजाइना का पार्ट है।
तो ये पार्ट पे हम स्पेकुलम इंट्रोड्यूस करके वेजाइना को थोड़ा सा चौड़ा करते हैं और वहाँ से हम इंस्पेक्शन करते हैं लाइट के अंदर, और यहाँ से बच्चेदानी के मुंह से हम ब्रश से उसके सेल्स लेके स्लाइड बना के लेबोरेटरी में भेजते हैं। तो टोटली आपने जो 4-5 सवाल है कि ये एक ओपीडी प्रोसीजर है, इसमें टोटली 1 मिनट से भी कम का टाइम लगता है, इसमें कोई दर्द का अनुभव नहीं होता है और इसके लिए कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है। और नॉर्मली पीरियड बंद होने के बाद, नॉर्मली हम लोग पीरियड बंद होने के 4 से 5 दिन बाद, लगभग 8वें-9वें दिन हम इसको करना हमारा प्रेफरेंस रहता है। कोई भी फीमेल को हमको ये पेप स्मीयर एडवाइस करना है तो उसको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या 4-5 चीज़ें का ख्याल रखना चाहिए पेप स्मीयर टेस्ट कराने से पहले? पेप स्मीयर टेस्ट अगर हमको कराना है तो महिला को, जैसे हमारे यहाँ रूटीन में कोई भी 35+ या 30+ महिलाएं आती हैं तो हम उनको पेप स्मीयर टेस्ट का नॉलेज देते हैं और हमको ये भी बताते हैं कि वो कब कराने आ सकते हैं। तो जैसा पहला पॉइंट है कि पीरियड बंद होना चाहिए, पीरियड बंद होने के 4 से 5 दिन, 8वें-9वें दिन के आसपास हम उसको यूजुअली प्लान करते हैं। उनको उस समय कोई एक्टिव इन्फेक्शन हो तो इन्फेक्शन को हम ट्रीट करते हैं, लाइक वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है या फंगल इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के टाइम पर हम पेप स्मीयर करना अवॉइड करते हैं और सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करते हाँ हैं पेप स्मीयर करने से पहले। जी। अच्छा ये बताओ, पेप स्मीयर हमने कर लिया तो उसके रिजल्ट्स हमको कितनी देर में मिलते हैं? रिजल्ट्स कोई भी लेबोरेटरी टेस्ट 3 to 4 डेज के अंदर आ जाते हैं और उसमें हमको रिपोर्ट में अलग अलग तरह की रिपोर्ट मिलती है। कैसे रिपोर्ट आती है पेप स्मीयर की? जी, अलग अलग प्रकार की रिपोर्ट्स बताएं। जी जी। रिपोर्ट में क्या होता है कि इस लाइक इंट्रा एपिथेलियल लीजन, वो हमको प्री कैंसरस और उस तरह से रिपोर्ट जनरेट होती है और इसमें लिसिल SLSIL लो आप थोड़ा विस्तार से बताइए इसको। पेप स्मीयर की रिपोर्ट मॉडिफाइड बेथेट्सा क्लासिफिकेशन से आती है। 5 प्रकार की रिपोर्ट्स आती है। एक NILM होता है, नेगेटिव फॉर इंटर एपिथेलियल लीजन एंड मैलिग्नेंसी। एक होता है एस्कस, एक होता है एगस, एक होता है HSIL और एक होता है LSIL। अलग अलग प्रकार की सिवियरिटी के अलग अलग केसेस होते हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स में हमको अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन ये 4 चीज़ें जब आती हैं, अनलेस हमारी रिपोर्ट में NILM लिखा है नेगेटिव फॉर इंट्रल एपिथेलियल लीजन और मैलिग्नेंसी, तब तक हम उस पेप स्मीयर को नॉर्मल नहीं मानते और आगे हमको फॉलोअप और वो सब करना पड़ता है। अच्छा ये बताओ मेरे को कि अनसेटिस्फैक्ट्री पेप स्मीयर रिपोर्ट अगर लिखा हुआ आता है उसका मतलब क्या है? अनसेटिस्फैक्ट्री का मतलब है कि उनको एडिक्वेट सेल्स नहीं मिले हैं स्टडी करने के लिए। अब उसके कई सारे कारण हो सकते हैं और ख़ासतौर से जो पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स हैं और लाइक एल्डरली फीमेल्स हैं तो उनमें ये रिपोर्ट्स थोड़ी कॉमन रहती है क्योंकि उनको वेजाइनल ड्राइनेस, सर्वाइकल सिक्रीशंस और ये सब उनके ड्राई होने लगते हैं। तो अगर अनसेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट है तो थोड़े समय के बाद हम उसको फिर से रिपीट कर सकते हैं और साथ में हम हमारा क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी देख लेते हैं कि उनका पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन अगर नॉर्मल है और कोई मेजर तकलीफ नहीं है तो हम उनको काउंसिल कर देते हैं और फिर बाद में हम उसको रिपीट कर लेते हैं। मैंने अहमदाबाद के कैंसर हॉस्पिटल अहमदाबाद में काम किया था। अनसेटिस्फैक्ट्री पेप स्मीयर का मतलब है कि आपके सेल्स एडिक्वेट नहीं हैं। अभी ये पेप स्मीयर जो होता है वो थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में बताऊं तो एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी के प्रिंसिपल पे काम करता है। बॉडी में जब भी कहीं से सेल्स गिरते हैं या फिर हम वहाँ से कलेक्ट करते हैं, जैसे अगर ओरल कैंसर होता है तो हम लोग माउथ का ब्रश चीक पे से लेते हैं, वो एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी होती है। वहाँ से सेल्स गिरते हैं और फिर हम लोग उसको कलेक्ट करके स्लाइड पे लेते हैं। अगर वो सेल्स एडिक्वेट क्वांटिटी में नहीं है तो अनसेटिस्फैक्ट्री आएगा। पेप स्मीयर में हम लोग 2 टाइप के सेल्स कलेक्ट करते हैं। एक हम लोग साइटो ब्रश होता है जो सर्विक्स के अंदर 360 डिग्री करके रोटेट करके लेते हैं और दूसरा होता है स्पैचुला जो एक्टो सर्विक्स बाहर के सर्विक्स से कलेक्ट करके लेते हैं। अगर उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो गया, अगर उसको सर्वाइकल ग्रोथ अंदर से कुछ है या फिर अगर उसमें सेल्स की क्वांटिटी कम आई तो अनसेटिस्फैक्ट्री आएगा। और अगर ट्रेंड गायनेकोलॉजिस्ट पेप स्मीयर लेता है तो अनसेटिस्फैक्ट्री स्मीयर्स आने के चांसेस कम हैं। अगर कोई अनट्रेंड स्टाफ या नर्सिंग स्टाफ या लोग लेते हैं तो अनसेटिस्फैक्ट्री आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, नेगेटिव पेप टेस्ट का मतलब क्या है? नेगेटिव पेप टेस्ट का मतलब है कि उनके सेल्स एकदम नॉर्मल है और अभी राइट नाउ उनको कोई भी इंट्रा एपिथेलियल लीजन नहीं है और वो रूटीन पेप स्मीयर के प्रोटोकॉल के हिसाब से फॉलोअप में रह सकते हैं। अच्छा, किसी को एबनॉर्मल पेप टेस्ट आया है तो उसको किस हिसाब से हम लोग फॉलोअप बोलेंगे? जैसे आपने इतने सारे अभी टाइप्स बताए, एस्कस, एगस, लो सेल, हाई सेल, तो उस हिसाब से हम फॉलोअप में जाते हैं। बट अगर उनके सिम्टम्स क्या है और उसको हम आगे कंफर्म करना चाहते हैं, एक्चुअली कंफर्म करने के लिए हमारा एक दूसरा प्रोसीजर होता है। अगर इस तरह के रिपोर्ट्स अगर उसमें है कि सस्पिशियस सेल्स है तो हम उसको फर्दर कंफर्म करते हैं और उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट टेस्ट होता है कॉल्पोस्कोपी। कॉल्पोस्कोपी एक इंस्ट्रूमेंट होता है
जो हम वही लिथोटमी पोजीशन में ही पेशेंट को अंडर लाइट एग्जामिन करते हैं और वहाँ पे हम सस्पिशियस एरिया को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और उसमें हमारा ये VR टेस्ट और विली टेस्ट होता है। VR टेस्ट का मतलब VIA, विजुअल इंस्पेक्शन अंडर एसिटिक एसिड, और विली टेस्ट इज विजुअल इंस्पेक्शन विथ लोगोल्स आयोडीन। तो ये जब हम ड्रॉपर से या कोई हमारे जो स्वैब से हम उसको वहाँ पे सर्विक्स पर लगाते हैं तो वहाँ पे हमको सस्पिशियस एरिया से कलर चिन्ह से हम उसको पकड़ पाते हैं। और कोल्पोस्कोपिक डायरेक्टेड बायोप्सीज, मतलब वहाँ से एक टुकड़ा और पीस का सस्पिशियस एरिया का पीस हम बायोप्सी के लिए भेजते हैं। कॉल्पोस्कोप एक बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है। जब हम लोग उसको सर्विक्स पे स्पेसिफिक फोकस करते हैं तो हमको 15 to 20 टाइम्स मैग्नीफिकेशन ऑफ स्क्वामो कॉलमनर जंक्शन बताता है, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन जोन भी बोलते हैं। और वहाँ पर से हम लोगों को ज़्यादा बेहतर आइडिया आ सकता है, क्योंकि कैंसर सर्विस की शुरुआत ट्रांसफॉर्मेशन जोन से ही होती है। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि एबनॉर्मल पेप टेस्ट का मतलब है कि किसी को कैंसर सर्विक्स ही है? बिल्कुल भी नहीं। एबनॉर्मल जैसे हमने बताया कि कैंसर होने के लिए हमारे पास 8 से 10 साल का लेटेंट पीरियड है, और ये लेटेंट पीरियड हम स्क्रीनिंग से डिटेक्ट कर सकते हैं। पेप स्मीयर में अगर बिल्कुल ही रिपोर्ट नॉर्मल है तो जैसे रूटीन प्रोटोकॉल है, एवरी 3 to 5 ईयर्स हम उसको करते रहते हैं। लेकिन अगर किसी को सस्पिशियस है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनको कैंसर है। उनको अर्ली जो होता है, हमारा जो इंट्रा एपिथेलियल लीजन की हम बात कर रहे हैं, वो अगर उस कैटेगरी में है तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। बट उनको कैंसर नहीं है, जैसे आपने बताया था प्री कैंसरस और प्री मैलिग्नेंट स्टेज में वो है। अच्छा, ये पेप स्मीयर का कुछ एडवांस वर्जन भी कुछ मार्केट में आया है, कुछ बेटर वर्जन? जी, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी करके हम बोलते हैं, वो भी बहुत कॉमनली यूज्ड होता है। दैट इज़ एडवांस वर्जन, बट एडवांस वर्जन के साथ कॉस्ट भी बढ़ जाती है। जैसे मैंने बताया, पेप स्मीयर में हम लोग ब्रश और स्पैचुला से कलेक्ट करके सैंपल को स्लाइड पे स्मीयर करते हैं। Right. LBC में क्या करते हैं, वही इस ब्रश और स्पैचुला से कलेक्ट करके LBC का एक लिक्विड मीडियम होता है, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी का, उसमें हम लोग वो डाल देते हैं और वो सेल्स ऑटोमेटिक उसमें कलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद वो उस लिक्विड को सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल के जो सेल्स हैं वो नीचे ग्रेविटेट करते हैं और उसको बाद में वो कॉन्सनट्रेटेड सेल्स का एक स्मीयर बनाते हैं, ताकि ज़्यादा सेल्स हमको मिल सके। इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी थोड़ी सी कन्वेंशनल पेप स्मीयर से बेटर होती है। हालांकि थोड़ा सा कॉस्ट में ज़्यादा पड़ता है, लेकिन 100 बहुत ज़्यादा ये बेटर होता है। अच्छा, ये बताओ कि पेप स्मीयर के लिए एडमिट होना पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं। मैंने पहले ही बताया, ये OPD प्रोसीजर है, इसमें कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट से भी कम का समय लगेगा। आप आराम से अपने जॉब पे और अपने वर्क प्लेस पे जा सकते हैं और कुछ भी डरने की बात नहीं है। नौकरी से छुट्टी लेनी पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं, OPD प्रोसीजर है। अच्छा, कोई अगर वर्जिन है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है, उसको भी पेप स्मीयर की ज़रूरत है? आइडियली यस। टेक्निकली और प्रैक्टिकली नो, पर आइडियली यस। इसका मतलब क्योंकि HPV इन्फेक्शन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही फैलता है, लेकिन कन्वेंशनल सेक्स के अलावा अगर ओरल या एनल सेक्स भी होता है तो भी HPV इन्फेक्शन फैल सकता है। और अगर एनल और ओरल सेक्स होगा तो टेक्निकली फीमेल वर्जिन ही रहेगी। इसलिए टेक्निकली यस, लेकिन प्रैक्टिकली नो। वर्जिन फीमेल्स में यूजुअली हम लोग एडवाइस नहीं करते, लेकिन करवाएं तो बेहतर है। अच्छा, सेक्सुअली एक्टिव फीमेल को खाली पेप स्मीयर की ज़रूरत पड़ती है? खाली सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स हैं, उन्हीं को पेप स्मीयर की ज़रूरत पड़ती है? आपने अभी उसका जवाब दिया। अगर किसी का हिस्टेरेक्टोमी हो गया है, बच्चेदानी निकाल दी है, उसको पेप स्मीयर जरूरत है? यस। इसका मैं जवाब दूंगी कि जिन महिलाएं, औरतें जिन्होंने अपना हिस्टेरेक्टोमी करवा दिया है, मतलब उन्होंने बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन करवा दिया है, तो इसमें 2 पहलू है कि अगर उनकी बायोप्सी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल है और सर्जरी जो हुई है उसमें कंप्लीट सर्विक्स का अगर रिमूवल है, तो वो अपना पेप स्मीयर करवाना स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर है ना उनकी बायोप्सीज अगर एबनॉर्मल है तो हमको अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज उनको भी स्क्रीनिंग में रखना चाहिए। कोई अगर पीरियड्स में है, किसी को ब्लीडिंग चालू है, तो उसको पेप स्मीयर कर सकते हैं? नॉर्मली तो हम अवॉइड ही कर रहे हैं। लेकिन अगर इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के बहुत सारे कारण होते हैं। पोस्टकॉर्टल ब्लीडिंग हो सकती है, सर्वाइकल इरोजन के कारण ब्लीडिंग हो सकती है, सर्वाइकल ग्रोथ के कारण ब्लीडिंग हो सकती है, तो हमको वो टाइम पे पेप स्मीयर करना चाहिए। लेकिन अगेन आपके गायनेक को बात करके वो आपका एग्जामिन करे, उसके बाद ही करना चाहिए। पेप स्मीयर कितना रिलायबल है, एफिकेसी कितनी है, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी? पेप स्मीयर बहुत ही सिंपल, कॉस्ट इफेक्टिव स्क्रीनिंग टेस्ट है जो हमारी बड़ी बीमारी कैंसर सर्विक्स, जो भारत में 2nd नंबर पे महिलाओं में डिजीज़ कर रहा है, तो इट इज़
उसका अगर 85% 90% कितना भी सेंसिटिविटी है, ये हमारे पास एक हथियार है महिलाओं को बीमारी से बचाने का। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत वंडरफुल टेस्ट है और हम सबको इसकी जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। सर्वाइकल कैंसर आनुवंशिक है, हेरिडिटरी है, फैमिलीज़ में रन करता है? फैमिलीज में रन नहीं करता है, लेकिन अगर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कॉन्टैक्ट से फैल रहा है तो वो होगा। सर्विक्स कैंसर को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा होने से रोक सकते हैं? बिल्कुल, स्क्रीनिंग टेस्ट है, वैक्सीन है हमारे पास, और बाकी और भी चीज़ें होती है लाइक हाइजीन होते हैं, मल्टीपल पार्टनर्स नहीं होना चाहिए, हस्बैंड के भी मल्टीपल पार्टनर्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो उनसे उन महिलाओं में होगा। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब अपना ओवरऑल अच्छा ख्याल रखिए, डाइट अच्छी लीजिए, इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। जैसे WHO ने पोलियो और स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट ऑलमोस्ट कर दिया है, वैसे ही अभी कैंसर सर्विस को इरेडिकेट करने का प्रोग्राम बनाया है 2050 तक। उसका प्राइमरी प्रिवेंशन वैक्सीन है और सेकेंडरी प्रिवेंशन पेप्समियर है। ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सब लोग साथ मिल के काम करेंगे तो कैंसर सर्विस को हम लोग होने से मिटा सकते हैं। अच्छा, ये बताओ, कैंसर सर्विक्स से लोग मरते कैसे हैं फीमेल्स? हाउ डू फीमेल्स डाई ऑफ सर्वाइकल कैंसर? जी, कैंसर सर्विक्स में क्या होता है कि उनके जो लक्षण होते हैं वो बाद में जब उनकी ग्रोथ हो जाती है। अभी पेप्समियर टेस्ट में हमने देखा हम सिर्फ सेल्स को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन सालों साल तक अगर उन्होंने अपना डिलीवरी के बाद चेकअप ही नहीं कराया, डॉक्टर के पास गए ही नहीं है, अपना पेप्समियर नहीं करवाया है, तो वो नीचे ग्रोथ के फॉर्म में डेवलप होने लगता है और उसके बाद उनको उसके लक्षण आने लग जाते हैं कि गंदा बदबूदार पानी आ रहा है, ब्लीडिंग एबनॉर्मल हो रही है, बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है, पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, संभोग के बाद अगर उनको ब्लीडिंग हो रही है, और ख़ास तौर से फाउल स्मेलिंग जो डिस्चार्ज हो रहा है, ये सब चीज़ों से जब वो हमारे पास आती है और हमको अगर ग्रोथ का गुच्छा या मास दिख रहा है तो वो लेट स्टेज हो जाती है। और मोस्ट कॉमन उसका कॉज ऑफ डेथ है यूरीमिया और रीनल फेलियर। कैंसर सर्विक्स लैटरली स्प्रेड करता है, ऊपर और नीचे से ज़्यादा लैटरली स्प्रेड करता है। सर्विक्स के लैटरली यूरेटर होता है और वो यूरेटर को जब वो ग्रोथ एनकेज कर लेती है तो यूरेटर ब्लॉक हो जाता है। उसके कारण किडनी से यूरिन नहीं आने लगता है, पेशेंट का क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है, उसको हमारी मेडिकल भाषा में यूरेमिया बोलते हैं। स्लो साइलेंट डेथ होती है और वो यूजुअली स्टेज 3 स्टेज 4 में होती है। अच्छा, ये बताओ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वैक्सीन तो हमने ले लिया, अब हम क्यों पेप्समियर करवाएं? वही, ये तो बहुत, हमने हमारी एक पूरी वीडियो बना रखी है कि पेपिलोमा वायरस की जो वैक्सीन और पेप्समियर के ऊपर। और यहाँ मैं फिर से बताना चाहूँगी कि वैक्सीन सिर्फ हमको डिजीज़ से प्रिवेंट करता है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट नहीं करता है। इन्फेक्शन की सीवियरिटी को कम करेगा, और अगर वह इन्फेक्शन हमारे बॉडी में हो रहा है और हमने उसके अगेंस्ट वैक्सीन ले रखी है तो वो इन्फेक्शन को जल्दी से क्लियर करेगा। तो वैक्सीन लेने के बाद हमको इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन मिल रही है और इन द एंड डिजीज से भी मिल रही है। क्या कैंसर सर्विक्स किसी फीमेल की माँ बनने की कैपेबिलिटी को अफेक्ट करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि उनका जो सर्विक्स है वो एक बच्चेदानी का मुंह, एक मेजर पार्ट है जहाँ से स्पर्म की एंट्री होती है, तो डेफिनेटली करता है। डिपेंड करता है कौन से स्टेज पे है। अगर अर्ली स्टेज प्री मैलिग्नेंट लीजन हो तो वो माँ बन सकती हैं, लेकिन अगर लेट स्टेज हो, सेकेंड या थर्ड स्टेज में, उसके बाद वो माँ नहीं बन सकते। तो ये हमारी कैंसर सर्विक्स को प्रिवेंट करने के लिए, अर्ली डायग्नोसिस के लिए वीडियो थी। पेप्समियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पेप्समियर की वीडियो के बारे में कैरी होम मैसेजेस अपना आपको बताएंगे। क्या कैरी होम मैसेज हमारे दर्शक लेके जाएं पेप्समियर के बारे में? सबसे पहले तो फीमेल्स में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है कि पेप्समियर एक सिंपल कॉस्ट इफेक्टिव स्क्रीनिंग टेस्ट है जिससे हम कैंसर सर्विक्स को अर्ली स्टेज पर डायग्नोस कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। इसलिए जागरूकता है कि हर सेक्सुअली एक्टिव फीमेल को अपना पेप्समियर कराना चाहिए। हर 3-3 साल पे कराना चाहिए, 65 इयर्स की एज तक कराना चाहिए। ये एक ओपीडी प्रोसीजर है, इसमें एनेस्थीसिया नहीं देना है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, और अपना पेप्समियर करवाइए और अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। अंत में यही कहूँगा, हर एक फीमेल को पेप्समियर कराना चाहिए। उसकी हिस्टेक्टोमी हो गई हो तो भी, HPV वैक्सीन ले ली हो तो भी, अगर सेक्सुअली अभी एक्टिव नहीं है तो भी, अगर मेनोपॉजल है तो भी, और अगर सिंगल सेक्सुअल पार्टनर है तो भी। लबोलवाब है कि हर एक फीमेल को रेगुलर पेप्समियर कराना चाहिए। अगर लास्ट पेप्समियर को 3 साल हो गए हैं तो प्लीज़ अपने गायनेक को मिल के सामने से जाके उसको बोलें कि हमको पेप्समियर करवाना है। और पेप्समियर एक अकेला हथियार है जो हमारे कैंसर को अर्ली डायग्नोस करके और उसको एडवांस स्टेज में जाने से बचा सकता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमको ज़रूर बताएं। थैंक यू, नमस्कार। नमस्ते।